प्लेटफॉर्म दोस्तों टारगेट ऑन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन मोर क्लास बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिहार एसटीटी गाइस। तो आइए शुरू करते हैं कल की क्लास दोस्तों। उम्मीद करता हूं बहुत ही धुआंधार रही होगी। और आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, एकदम टू द पॉइंट टॉपिक पे आ जाते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों शुरू करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है। और ये दोस्तों शाम को ईबीएस सीडीपी टॉप 50 दोस्तों चलती रहती है, वो आज भी है शाम को। और ये चैनल है, आपको मैं ज्वाइन करा दूंगा। और लास्ट में दोस्तों सारे कोर्सेज पे, बिहार के, केवीएस के, सीटीटी के सारे कोर्सेज पे दोस्तों 80% ऑफ का यह ऑफर आज शाम को खत्म हो रहा है। तो आप इसको दोस्तों ले सकते हैं आराम से। और आइए, ये है नंबर्स काउंसलिंग सदस्य के। और अब चलेंगे दोस्तों टॉपिक पे, फिर लास्ट में हम आएंगे और इस मुद्दे पर फिर से बात करेंगे। यस कर दे जी सर, क्लियर है सर। कब आते हैं? 5 बजे क्लास रोज होती है पर डे। तो आप देख लें क्या करा क्या। ये दोस्तों देखिए, पिछले कुछ साल है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हल्का इंट्रोड्यूस कर लूं तब पढ़ाऊं क्या। पिछले कुछ सालों में जो बिहार एसटीटी का पेपर है, पिछले कुछ अटेम्प्ट में वो थोड़ा सीटेट की तरफ बेंड किया है। जनरली ये क्लासिकल और रटंत पेपर है, पर कहीं कहीं सीटेट वाला फॉर्मेट दिखता है। तो आइए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कह रहा है, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो उनके अधिगम के वक्र में क्या होता है? पहले जैसा रहता है, घटता है, बढ़ता है, उपरोक्त सभी। आइए एकदम रिलैक्स हो जाए। जी सर क्लियर है। टॉपिक आराम आराम से चलेंगे और बताते चलेंगे। जी सर क्लियर है। ओके, हम लोग टॉपिक यहीं से उठा लेंगे। जी सर क्लियर है। ओके, यस डन। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को शुभ संध्या कहता हूं। आइए शुरुआत किया जाए। सभी लोग, नीतू रंजन, विजय, लक्ष्मी, अभी एंड डुग्गू, यस ओके, के भारती, बहुत सारे लोग हम लोग दोस्तों जुड़ चुके हैं। नमस्ते भाई, सबको नमस्ते कहता हूं। आशुतोष जी सबको नमस्ते। बिल्कुल दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, इसी को मिस्टर वाइगोस्की ने कहा है। आपने देखा होगा कई बार सीटेट की क्लास में पढ़ाया है। इसी को वाइगोस्की ने कहा है पारस्परिक। बहुत आता है, एक बार इसको मैं चाहूंगा आप देख भी लीजिएगा। तमाम बोले जी गुरु जी हमने इसका नाम पहले भी सुना है। इसी को वाइगोस्की ने कहा है पारस्परिक शिक्षण, और इसे बोलते हैं प्लस प्लस रिलेशनशिप। अब आपको बताता हूं ये क्या है, कई तरीके से आपको ये समझाता हूं मैं। ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं प्लस प्लस रिलेशनशिप। कैसे समझाता हूं? जब दो लोग आपस में किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो मेरा ज्ञान आप तक जाएगा, आपका ज्ञान मुझ तक जाएगा। इस तरह से आप भी लाभान्वित हो रहे हो, मैं भी लाभान्वित हो रहा हूं। इसमें हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पढ़ी, पारस्परिक शिक्षण। और यह कहलाता है प्लस प्लस रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि दोनों लाभान्वित हुए। तो सिंपल सी बात है यार, जब आप चर्चा करोगे तो आपके अधिगम का वक्र क्या होगा? यस कर दे जी आरपी सर, लॉक कर दिया जाए। सभी लोग बोल चुके हैं। सी देख रहे, किसे क्या बोलते हैं? इसे वाइगोस्की ने क्या कहा है? इसे वाइगोस्की ने कहा है आपसी या पारस्परिक शिक्षण, जो किस पर आधारित है? प्लस प्लस रिलेशनशिप पे। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए हैं। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। करा क्या कह रहा है? लिंगुआ फोन, माफ करेंगे, लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है? दृश्य सहायता, श्रव्य सहायता, दृश्य श्रव्य सहायता, उपरोक्त सभी। इसके लिए तमाम लोगों ने बोल दिया खातिर हम समझ गए। क्या कह रहा है? लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है? दृश्य सहायता का, श्रव्य सहायता का, दृश्य सहायता का, उपरोक्त सभी। और दोस्तों अब आप तो ये बात खुद ही समझ गए होंगे। क्या ये नॉर्मल सी बात हम में से हर व्यक्ति समझ गया है क्या कि भैया लिंगुआ फोन, फोन शब्द से ही बोध हो रहा है। यस करें जी गुरु जी, समझ गए हैं। लिंगुआ फोन इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोन, इंटरकनेक्टेड। आइए, भाषा इत्यादि के लिए यूज किया जाता है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों बिल्कुल समय नहीं लूंगा, टीएलएम को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। और अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? खूब बहुत अच्छे से इसको पढ़ा चुका हूं, अब आप सही उत्तर दीजिए। कोशिश करिए हर टेस्ट में 28-29 कवर करिए। कोशिश अब मैं भी कर रहा हूं 30 के ऊपर क्वेश्चन लो। क्या योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, सीखने की कठिनाई को समझने के लिए, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। किसका राय? हाई दिमाग लगाइएगा, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला ना
थोड़ा इनडायरेक्ट प्रश्न है तो दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, कुछ प्रश्न थोड़ा तार्किक होते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं योगात्मक मूल्यांकन क्या है, तो इनडायरेक्ट प्रश्न है तो मैं चाहूंगा सही उत्तर दे। सब लोगों ने जी सर क्लियर हो क्या? इसके लिए हाँ जी क्लियर है, ओके बिल्कुल दोस्तों, तमाम लोगों ने पहचान लिया। देखिए मैं नितेश राय आपका एक कमेंट ले रहा हूं, पर मैं रचना गुप्ता का कमेंट ले रहा हूं, सुगम कुमार का कमेंट ले रहा हूं। दोस्तों सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं क्या योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है, तो जब वार्षिक परीक्षा होगी तभी तो तुम अगली क्लास में जाओगे, जबकि कठिनाई को समझने के लिए क्या होता है, यस करो जी आरपी सर क्लियर है, रटन तो नहीं, सारे ऑप्शन बता दे रहा हूं। कठिनाई को समझने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन होता है, प्रक्रिया को सीखना आसान बनाने के लिए सिखाने के दौरान जो मूल्यांकन होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन कहता है। और प्रक्रिया ये भी दोस्तों कैसा मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन है। पर सही उत्तर क्या है? ए, क्या सम्मेटिव का अर्थ है, मैंने आपको इंग्लिश में बोला था, सम्मेटिव का अर्थ है सम मींस से जोड़ते रहना। एक चैप्टर पढ़ाया, 2 चैप्टर पढ़ाया, 4 चैप्टर पढ़ाया, कोई टेस्ट नहीं लिया, 40 चैप्टर के बाद सीधा वार्षिक परीक्षा करा दी। सबसे खराब मूल्यांकन, यस करो, सबसे खराब मूल्यांकन कौन है? योगात्मक मूल्यांकन। ये मैं नहीं कर रहा हूं, एनसीएफ 2005। क्यों? क्योंकि इसमें सुधार के लिए कोई मौका नहीं मिलता, डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका, सब लोगों ने बोल दिया है जी। गुरुदेव क्लियर है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इसमें से किसमें, दिमाग लगेगा, अभी मैंने हाल में वर्ड आपको बताया भी था क्या, इसमें से किसमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधियां शामिल हैं? पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, असाइनमेंट, उपरोक्त सभी। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है यार, अब ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न हो गया। लुकिंग फॉर द कॉमन सेंस, शेयर करते रहिए यार, एकदम कॉमन सेंस वाली बात करें। क्या कह रहा है? इसमें से किसमें सीखने के अनुभव और गतिविधि शामिल है? नन कर दे जी क्लियर है, आइए। डन करिए, कहिए क्लियर है, आई। मैंने आपको बोला था, याद करिए, मैंने आपको बोला था, याद करिए, मैंने आपको एक नियम बताया था, जड़ एवं शाखा का नियम, याद करो जी, गुरु जी आपने बताया था। पहले बात जान ले दोस्तों, असाइनमेंट मिला है आपको अकबर का कार्यकाल लिखने का, खुद दिमाग लगाओ, मैं तर्क दूंगा, मेरा फंडा है क्या, आरपी सर का फंडा है, तर्क दो या तर्क लो। जरा मुझे बताओ, अकबर का कार्यकाल लिखने का असाइनमेंट मिला है तो यहां कहां से कर पाओगे? क्या अकबर के कार्यकाल के असाइनमेंट में गतिविधि नहीं हो पाएगी, अर्थात हमारे उत्तर में नहीं आएगा, और जब ये नहीं आएगा तो हमारे उत्तर में भी नहीं आएगा। अब जरा बताओ, जरा सोचो, क्या इतिहास की पाठ्यचर्या भी ले लोगे तो भी गतिविधि नहीं कर सकते? ये भी दोस्तों गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या है? तो मैंने बोला था, दिन भर के अनुभव, गाना बजाना, खेल कूद, अंताक्षरी, किताबें, बड़ा ही व्यापक शब्द होता है, 10-15 साल में बदलता है क्या पाठ्यक्रम? आपने एनसीएफ 2005 का नाम सुना है, पिछला एनसीएफ कब आया था? 2000 में। अब सोचो, आज 19 साल हो गए, अब तक नया एनसीएफ नहीं आया हुआ है। तो एनसीएफ का मतलब है संपूर्ण विद्यालय में संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियां, किताबें, ये बड़ा ही व्यापक शब्द है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या? पाठ्यक्रम। हर विद्यालय अनुभव, खेल कूद, किताबें, ये सब हिस्सा है किसके? पाठ्यचर्या, करिकुलम के। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, पाठ्यचर्या हम आप करेंगे, पाठ्यचर्या इज द राइट आंसर। तमाम लोग जानते हैं इस बात को, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, यस कर दे, सब लोग यस कर दे जी। गुरुजी हम समझ गए हैं, सभी लोग यस कर दे जी। सर ये लॉजिक मैं चाहता हूं एक बार क्लियर करते चले। हाँ गुरुदेव, हम लोग आपकी लॉजिक से एग्री है, यस ओके। आइए नेक्स्ट, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो मैं चाहूंगा दोस्तों, क्या कह रहा है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाश है, एक बार सुन ले, और एक बार क्या मूल, अभी एक बार आप उत्तर दो तो मैं आपको पीछे वाला क्वेश्चन एक बार और समझाता हूं। क्या ब्लूम की टैक्सोनॉमी मूल रूप से कब प्रकाशित हुई थी? 1954 में, 1956 में, 1958 में, 1960 में। ननकरी जी क्लियर है? आइए। तो जैसा आपको बता ही चुका हूं, यस करे जी, सब लोग जानते हैं, कहते हाँ गुरुजी आप इसको खूब बताए थे।
तो उनकी दोस्तों ये बुक ही आई थी क्या, टैक्सोनॉमी ऑफ, देखेंगे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बिहार में, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने दोस्तों आपको याद करिए, जब आपको मैंने लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको यह भी बताया था, ये बुक है क्या, ये बुक है किसकी, बेंजामिन एस ब्लूम की, और जो कि प्रोफेसर थे कहां पे, शिकागो यूनिवर्सिटी। कहां थे दोस्तों, शिकागो यूनिवर्सिटी। हाँ, और इसे बोलते हैं, सो मैंने क्या बोला था, किसके उद्देश्य बताए हैं, मैंने कई बच्चों से पूछा ब्लूम की टैक्सोनॉमी में क्या बताया गया है, शैक्षिक उद्देश्य बताए गए हैं, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसके हाँ जी समझ गए हैं। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, कह रहा क्या, अब जरा ये देखिएगा, अभी तार्किक, थोड़ा तार्किक प्रश्न है क्या, कह रहा है आपके अनुसार शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है। ऑप्शन ए, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण को मनोरंजक बनाना, छात्रों का मूल्यांकन करना, अनुशासन बनाए रखना। आई ओके, जरा देखिए, रियल में तगड़ा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ट्रिकी तरीके से फंसा सकता है क्या। कह रहा है शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है, जरा सोचिए। तमाम लोग हैं दोस्तों, इसको सब लोग जानते हैं, इसके ये क्लियर है, बिल्कुल आराम से देख रहा हूं दोस्तों, सही उत्तर आ रहा है। भाई मैंने क्या बोला कि आपको सही उत्तर देना है, मैं देख रहा हूं प्रवीण, बहुत सारे लोग का उत्तर। भाई अगर मैंने क्या बोला, आप सही उत्तर दोगे, जबरन मैं गलत थोड़ी निकाल दूंगा। देखिए बहुत सारे टीचर है यार, मतलब मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे टीचर हैं दोस्तों जो नेट क्वालिफाइड है। मैं कई बार इस मंच से बोल चुका हूं क्या, ऐसे टीचर्स को मैं जानता हूं नेट क्वालिफाइड हैं, भाई जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे उनकी क्लास में सोते हैं, क्यों जानते हैं, उनके पास अथाह नॉलेज है, जिसके बल पे उन्होंने जेआरएफ तो क्वालिफाई कर लिया, पर टीचिंग स्किल के नाम पे कुछ नहीं है। शिक्षण अपने आप में एक कला है यार, क्लास को बांधे रखना एक कला है, सिर्फ नॉलेज से स्टूडेंट नहीं एंटरटेन होता। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। करें, हाँ सर क्लियर है, डन हो क्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या, कह रहा है गति संवेदी काइनेस्थेटिक लर्निंग कैसी अधिगम है, तार्किक अधिगम है, शारीरिक अधिगम है, श्रवण अधिगम है, संगीतात्मक अधिगम है। सिंपल सिंपल सा प्रश्न है क्या, कह रहा है जो गति संवेदी होता है, काइनेस्थेटिक लर्निंग है, वो कैसा लर्निंग है। आई, और सब लोग जानते हैं सही उत्तर क्या है जी, कह रहे हैं कहां से क्लियर है। योगी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप एक ही सेकंड में कहिए जी, बिल्कुल। आई, जनकर्दी जी समझ गए हैं इस। भाई ये आप भी जानते हो यार, मैं भी जानता हूं क्या, गति का मतलब है मूवमेंट, और मूवमेंट दिमाग में थोड़ी ना होगा, मूवमेंट श्रवण में थोड़ी होगा। मूवमेंट बाइक चलाना, तैराकी सीखना, कार चलाना, टाइपिंग करना, मोबाइल रिपेयर करना, इसमें बॉडी में मूवमेंट होगा, अर्थात यह कौन सा है, यह कहलाएगा क्या, फिजिकल लर्निंग। या इसे हम बोलेंगे क्या, ये वो एरिया है जिसमें हम क्या सीखते हैं, फिजिकल लर्निंग में क्या आएगा, इसे हम कहते हैं किसका अधिगम। तो इसमें सिखाए जाते हैं क्या, कौशल। यस कर दे जी सर, हम समझ गए हैं, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या अगला क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाह रहा था, तो मैं आपको थोड़ा सा आज डिटेल में बहुत बताऊंगा, ठीक है, अभी अपनी व्याख्या दूंगा, थोड़ा आराम से सुनिएगा। क्या पहले आप उत्तर दे लेते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया, हु डेवलप्ड प्रोग्राम्ड लर्निंग, स्किनर, पावलोव, फ्रायड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आई, अभिक्रमित अनुदेशन, हाँ तो बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया अपने यूपी में, आया यूपी टेट में 3-4 बार आया है, सुपर टेट जो यूपी के 2 प्राइमरी वाले हुए हैं दोनों में बैक टू बैक आया है, बिहार में भी 3-4 बार आया है। तो दोस्तों आपको बता दें, कई लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ाया भी है कई लोगों को दोस्तों, तो आपको बता दें सब लोगों ने बीएड में पढ़ा है, स्किनर ने दिया है अभिक्रमित अनुदेशन। और आपको बता दें क्या यह कहलाता है, यह अधिगम या शिक्षण, टीचर कहोगे टीचर आएगा, अधिगम कहोगे अधिगम, 5 सिद्धांतों पर निर्भर है, 5 सिद्धांतों पर निर्भर है। मैं इसको बहुत डीप जा रहा हूं,
अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं कौन? स्किनर। और इसमें कुल 5 सिद्धांत हैं। क्या? एक बार देख लीजिए, फिर दूसरा आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। क्या? चौथा, पांचवा। पहला क्या है? विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटना। पहले देखिएगा, बहुत आराम से। क्या? बांटना। दूसरा क्या है? अपनी गति से सीखना। अगला क्या है? स्वयं परीक्षण करना। ये सब दोस्तों, ये सब ऐसी चीजें हैं। क्या? स्वयं क्या कर लेना? परीक्षण कर लेना। तो क्या कहते हैं? विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटना। अगला, सक्रिय भागीदारी। क्या? सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। और लास्ट में क्या है? तुरंत प्रतिपुष्टि। तुरंत प्रतिपुष्टि। तो मैं आपको इसको बहुत बढ़िया समझाने जा रहा हूं, मैं इसमें माहिर हूं। तो आज के डेट में इसका उदाहरण है, ध्यान से देखिएगा और पूरा क्लास बोलेगा। जो आप ऑनलाइन क्या लेते हो, जो आज आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेते हो तमाम, जैसे बहुत सारे चैनल देते हैं, तो वहां ये मॉक टेस्ट इसका उदाहरण है। अब गेस करिए क्या? जैसे हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग में 12 चैप्टर है, तो उन्होंने 12 चैप्टर पर ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होते हैं 20-20 क्वेश्चन की यूनिट बना दी। ये पहला वाला है। इसको करो जी, गुरुजी समझ गए। क्या है? विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटना। अब जरा सोचो, क्योंकि कंप्यूटर पे आता है, आरपी सर की क्लास तो है नहीं, 6 बजे खत्म हो जाएगी। तो अगर तुम उत्तर नहीं दोगे तो क्वेश्चन वहीं रुका रहेगा। यस करो। यह है अपनी गति से सीखना। अब यहां गुरुजी नहीं है, कॉपी ले जाएंगे, जांचेंगे, 10 दिन बाद नंबर देंगे, क्योंकि कंप्यूटर में उत्तर फीड होता है। स्वयं से तुम अपना टेस्ट कर सकते हो। और अगला क्या है? क्योंकि तुम वही चैप्टर खोलोगे टेस्ट के लिए जो सबसे अच्छा तैयार है, तुम खुद लालायित रहोगे कितना जल्दी उत्तर दो। यह सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत है। और सबसे अच्छी बात मैंने अभी बोला ना कि गुरुजी कॉपी ले जाते हैं, 6 महीने बाद नंबर पता चलता है, पर यहां लगे हाथों आपको कंप्यूटर बता देता है गुड, बेटर, एवरेज, अच्छा, पुअर, यह कहलाता है। क्या? यस कर दे। जी सर हम समझ गए हैं। सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि जी सर हम समझ गए हैं। पूरा समझे, एक बार समझे। आज के मॉक टेस्ट ही उदाहरण है किसके? प्रोग्राम्ड लर्निंग के। सब लोग यस कर दे जी गुरुजी हम लोग समझ गए हैं। क्या? फिर से देखिएगा, पूरे टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। फिर क्या है? आदमी भैया, अगला क्वेश्चन तभी आएगा जब तुम पहले का उत्तर दोगे। 3 घंटे बाद मन करोगे, 3 घंटे बाद अगला क्वेश्चन आएगा। और ये सब लोग समझ गए सर, क्लियर है? ओके। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगला थियरी क्लास होगी भाई, फिर कल परसों थियरी क्लास होगी। क्या कह रहा है? प्रगतिशील शिक्षा। बताओ मुझे, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जान लो, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा दी है। सीटेट में आपने सुना होगा। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या कह रहा है? प्रगतिशील शिक्षा तंत्र में बच्चों को किसके रूप में देखा जाता है? निष्क्रिय अनुसरणकर्ता, सक्रिय अनुसरणकर्ता, सक्रिय अन्वेषक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आई अभी नॉर्मल है, अब इतना इसके लिए हम लोग को तुम नॉर्मल ही सीखना है। हाई कह रहा है प्रगतिशील कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जाता है किसके रूप में? जानकारी जी समझ गए हो क्या? इसके जी समझ गए? ओके डन। बिल्कुल दोस्तों, जॉन अंकल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। ओके भाई देखो, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं देख रहा हूं अनामिका को, ठीक है जी, यही चीज है। देखिए अब ये मत कहिएगा हाँ कि आरपी सर आपने, अब जरा देखो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों है। अनुश्रवण करता क्या है? गुलाम। अनुश्रवण करता क्या है भाई? अनुश्रवण करता कौन है? जो गुरु जी के चरण चिन्हों पे चले। बच्चा एक अन्वेषक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। अनुश्रवण करता, अनुकरण, माफ करेंगे, अनुक्रमण करता का अर्थ क्या है? जो नकल हो। गुरु जी अगर पैर छूने से लोग पास होते तो हम पढ़ते क्यों यार? तुम आते मेरे पैरों पे पड़ जाते, जाओ बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम बीपीएससी में टॉप करोगे। ऐसे थोड़ी ना होता यार, चेलागिरी करने से कोई थोड़ी ना पास करता। तो हमेशा जान ले, अनुकरण शब्द पेडागॉगी में हमेशा यह एक क्या है? यह निगेटिव टैग वर्ड है। हमें खुद से ज्ञान की रचना करनी है, किसी का अनुकरण नहीं करना है। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। एंड द राइट आंसर भी कई लोग समझ गए हैं। तो मुझे यकीन है बी वाले समझ गए हैं कि हमने उत्तर क्यों गलत काटा है। अगला चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वगैरह। क्या
कह रहा है विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है किसके द्वारा? सीनेट द्वारा, कार्यकारी परिषद द्वारा, अनुसंधान परिषद द्वारा, एकेडमिक परिषद द्वारा। अब ये तगड़ा प्रश्न हो गया क्या? कह रहा है जो तमाम विश्वविद्यालय होते हैं उनकी पुस्तकालयों का जो बजट होता है वो कौन पारित करता है? बहुत ज्यादा नहीं कुलदीप तिवारी जी, 10-15 दिन और। अभी आपके पास टाइम है तो पढ़ते रहो यार। मैंने आपको क्या बोला था? मैं जब चाहूं तब इस कोर्स को खत्म कर सकता हूं। मैंने क्या पढ़ाया है यार, ये तो एग्जाम के दिन पता चलेगा। हाँ, आज मैं प्लेलिस्ट थोड़ा कल मैं मिस कर गया था, आज मैं आपको प्लेलिस्ट बनवा देता हूं। थोड़ा सा बीच में 10-12 दिन यार चैनल नहीं था, आप जानते हैं चैनल ना होने के कारण यार कनेक्ट नहीं हो पाया हूं। तो आज पूरे वीडियोस के मैं आपको प्लेलिस्ट बनवा दे रहा हूं, तो आप एक जगह पा जाओगे। तो अगर आपका कुछ छूटा हुआ है तो आप वहां से पढ़ लेना। इसके जी समझ गया? आई ओके, यस ओके। तो सभी लोग जान गए। बिल्कुल दोस्तों, कार्यकारी परिषद होती है, तमाम लोग यूनिवर्सिटीज में जानते हैं, ये हम लोग लक्षणा देख चुके हैं। क्या देखिएगा, यूनिवर्सिटी में हर कोई हर काम नहीं करता। इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है जो तमाम टीचरों से संपर्क करके उनकी राय लेकर किताबों को बताती है भाई ये किताबें मंगवा ली जाएं। एंड बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? किसी विषय को, देखिए अब नॉर्मल यही है, अब यहां फिर से कंफ्यूज मत होइएगा। क्या किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की रूपरेखा क्या है? पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, पाठ है, पाठ सहगामी गतिविधि है। फिर से देखिएगा मैंने क्या बोला, एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन। क्या किसी विषय के टॉपिक को, प्रसंग का अर्थ है टॉपिक, टॉपिक पहले को बच्चे सुन लो। क्या किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की रूपरेखा, मोटा मोटा खाका कि भैया मैथ में इतने चैप्टर हैं, मैंने हिंट दे दिया, मैथ में इतने चैप्टर हैं, इतने समय तक कर लो, यह कहलाता है क्या? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ, पाठ सहगामी गतिविधि है। सही। और देख रहा हूं मेरे बच्चों, मुझे लगा आप गलत उत्तर देंगे पर आपने सही उत्तर दिया है। यस, मैंने बोला ना कि दोस्तों चैप्टर मैथ्स करिकुलम का एक हिस्सा है, पर मैथ कोई सब्जेक्ट अकेले करिकुलम नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट, जैसे अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ, मैं क्या आपको आर्ट ऑफ टीचिंग का करिकुलम थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं भाई। आर्ट ऑफ टीचिंग में 12 चैप्टर रखे गए हैं, उन 12 चैप्टर में मैं 6 आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो मैं आर्ट ऑफ टीचिंग का सिलेबस पढ़ा रहा हूं, मैं आर्ट ऑफ टीचिंग का करिकुलम नहीं पढ़ा रहा हूं। यस करने जी समझ गए? क्या मैंने कल बोला था क्या कि एक ही करिकुलम में सैकड़ों सिलेबस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा। क्या निम्नांकित में से, देखते चलेंगे शेयर करके दोस्तों, हम लोग बहुत लो हैं, शेयर करते रहे एक बार फिर आगे चले। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन औपचारिक कारक, शायद आप अभिकरण न समझ पाओ तो कारक बोलता हूं। क्या निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन औपचारिक कारक मनुष्य के जीवन में प्रबल है? विद्यालय, परिवार, समाज, उपरोक्त सभी। आई कह रहा है निम्नांकित में से शिक्षा का कौन सा औपचारिक कारक, अब उत्तर दीजिएगा दोस्तों, अब यहां पे उत्तर दीजिएगा। हाँ ओके, कितना आसान है ये। देखिए कैरीड फॉरवर्ड होना, जरा आप सोचिए, बहकना, छोटा सा। अब यानी किसका उत्तर, जितने लोग यहां लाइव हैं सब लोग इसका उत्तर जानते हैं। जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, सब लोग जानते हैं यार, परिवार अनौपचारिक है। क्या भैया विद्यालय में विधिवत क्लास चलती है, कक्षा 2 की क्लास, कक्षा अभी नहीं, कक्षा 10 वाला कक्षा 3 में चला जाएगा। औपचारिक अर्थ है जिसके रीति रिवाज नियम हो। घर में पापा 2 घंटा मार के कभी भी डांट सकते हैं, रात को 12 बजे गुस्सा के मारे 2 घंटा पर बैठा के डांटने लगे, पर स्कूल में शाम ढल जाने के बाद थोड़ी ना स्कूल जाओगे। औपचारिक तो उत्तर क्या हो गया? ए फॉर अमेरिका। यस करो, कहां सर हमसे गलती हुई है। परिवार एक अनौपचारिक कारक है। क्यों? क्योंकि परिवार, भैया बात, औपचारिक क्या है? मैं आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ाता हूं, अब मैं गणित थोड़ी ना पढ़ाने लगूंगा यार, मेरे को गणित तो आए ना। जहां सब्जेक्ट समय निश्चित हो, भाई आरपी सर 5 बजे लाइव होंगे, आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ाएंगे, कहां होंगे? टारगेट भी ताल्लुक पे लाइव होंगे। तो ये कहलाता है औपचारिक, जबकि परिवार क्या है? अनौपचारिक है। जो राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। अब समझ गए कहां सर गलती हुई हमसे? सब लोग डन कर दे जी गुरुदेव हमसे गलती हुई है। इसके लिखा है देखिए ना, औपचारिक, तो औपचारिक में कौन आएगा?
स्कूल आएगा, अनौपचारिक में कौन आएगा, परिवार। तो इसलिए कोई चांस नहीं है डी और सी का, सिर्फ एक चांस ए यस करेगी, समझ गई होगी। बिल्कुल दोस्तों, रवि गुप्ता ने कहा कि जब सर देखिए, इसीलिए बताओ ना, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे पढ़िए और शेयर करते रहिए, धीरे धीरे पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट। ओके ओके, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए 12, 14, 21A, 21, माफ करिए दोस्तों, क्या 21, सॉरी 21, आर्टिकल 21, ठीक है, ओके, 21A या अनुच्छेद 21, हाँ आई, ओके, नॉर्मल, हाँ आई। देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल लाइब्रेरी आनंद पांडे, अगला लेक्चर आज लाइब्रेरी पे ही लूंगा, कल ही लेता यार, थोड़ा सा रिवाइज नहीं कर पाया। देखो यार क्या है ना, पढ़ाना एक बड़ा सीरियस अफेयर है यार, लाइब्रेरी में पढ़ा सकता था कल, पर मुझे लगा ना कि यार थोड़ा सा और ग्राउंड वर्क कर लूं। देखिए यार मैं क्या हूं, कल मैंने आपको पाठ्य योजना पढ़ाई है, तो मैंने जनरली, आपने खुद में बीएड में 2-3-4 पाठ्य योजनाएं पढ़ी होंगी, मैंने कल आपको एडीडीआई, मैंने आपको मैरिल अप्रोच पढ़ाया है, मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच पढ़ाया है, ये सब नए हैं जो क्वेश्चन में आए हैं, मैं पहले डेटा पे काम करता हूं यार, तो इसलिए बस थोड़ा सा रुक जाए, मैं अपने अनुसार पढ़ा लूंगा। इसके लिए हाँ जी, समझ गए हो क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, गलती से भी इसका उत्तर आर्टिकल 21 मत दीजिएगा, ये 21A है। जैसा आप जानते हैं, एक बार सुन ले ध्यान से, क्या पहले मुफ्त शिक्षा कहां थी? अनुच्छेद 45 में, पर अनिवार्य कब बनेगी? जब मूल अधिकार में होगी, इसलिए 45 से हटा के इसे लाया गया 21A में, ताकि मुफ्त के साथ अनिवार्य तभी तो बनेगी जब मूल अधिकार होगा। और मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं, 21A इज द राइट आंसर। आगे चले, क्या निम्नलिखित में से, अब देखो गाइस, ये एक बड़ा तगड़ा है, मैंने एक दिन आपको बताया भी था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। डेनियल गोलमैन, क्या आपने उनका नाम सुना है? इमोशनल इंटेलिजेंस इस समय बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत करार दिया गया है। कौन? इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसने यार मेरे को हिला डाला, मतलब इतना तगड़ा है। तो आपने सुना होगा, डेनियल गोलमैन ने दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस, और आपको बताता हूं, बड़ा मजा आएगा। शुरू करते हैं क्या? हल्का हिंट दे दिया है क्या? आइए, करा क्या? निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ा है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना। हाँ आइए, मैं आपको एक हिंट बताऊंगा, सोचो यार, इस सिद्धांत ने मेरे को हिला डाला। कई बार मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर में इसका जिक्र किया है, मतलब सो महान डेली एल्सो, तमाम लोगों ने सही उत्तर दिया है। पहले मैं आपको उत्तर बता दूं, प्रवीण, तमाम लोगों ने उत्तर दिया है, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। हाँ अभी आपको बताऊंगा, मैं समझाता हूं क्या। अब देखो, अभी आपको यही समझ जाएंगे खुद ही, अभी मैं 1 सेकंड में सेट कर लेता हूं, मैं बता दूंगा, सुन ले। क्या दोस्तों, पूरी दुनिया आईक्यू पर अपना दिमाग खटा रही थी, पूरी दुनिया, अभी मैं 1 सेकंड में समझा लूंगा, ध्यान सुनिएगा, और उत्तर भी मैं समझा लूंगा। क्या पूरी दुनिया आईक्यू पे मरी जा रही थी? अरे भैया, इनका आईक्यू बड़ा तेज है, इनका आईक्यू बहुत कम है। इस आदमी ने, अभी लिखूंगा मैं, महान डेनियल गोलमैन ने पूरी कहानी ये उलट दी। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धि में आईक्यू का योगदान 20% होता है, जबकि संवेग, इमोशन का योगदान 80% होता है। अर्थात किस आदमी की बुद्धि कितनी अच्छी काम करेगी, यह बुद्धि आईक्यू पर नहीं, उस समय संवेगों पर डिपेंड करेगी। उदाहरण के लिए, क्या अगर मैं भाई बहुत बड़ा, अब अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महान वैज्ञानिक थे, आईक्यू उनका बहुत था, अब उनकी कनपटी पे AK-47 रखे हो, AK-47, सोच, जल्दी उत्तर दे, जल्दी उत्तर दे। तो आईक्यू तो सेम है, पर डर के कारण उत्तर नहीं दे पाएगा। तो सोचो, आईक्यू तो यहां भी बराबर है। अब अगर यही बोलोगे, नहीं यार बढ़िया, आराम से उत्तर दीजिए, सही उत्तर आएगा यार। सोचो, विद्वान एक, बस इमोशन दोनों जगह अलग अलग है, वहां हर्ष है तो वहां दुख है, भय है। अर्थात आदमी की बुद्धि आईक्यू पर नहीं, इमोशन पे डिपेंड करती है। तब जरा सोचो, यही से उत्तर निकालो। याद करने में कोई इमोशन नहीं आता, डांस करने में कोई नहीं, विचार करते वक्त ब्रेन यूज करना है, पर किसी से समानुभूति दोगे तो महसूस करोगे, और महसूस करोगे तो क्या होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस। सब लोग बोलते हैं हाँ जी समझ गए। दोस्तों पूरी तरह से यकीन है आपको। मैं दोस्तों एक बार और सुनाता हूं, क्या जरा सोचिए, मेरा पुराना वाला उदाहरण। क्या एक छात्र, जरा सोचो, एक छात्र एक ही प्रश्न को घर पर सही उत्तर देता है, हम सब एक करके आए हैं,
वही छात्र उसी प्रश्न को परीक्षा में गलत हल करता है। छात्र कितना है? एक। प्रश्न कितना है? एक। आईक्यू कितनी है? एक। तो सोचो अलग क्या है? अलग है इमोशन। समझे क्या? घर पर बढ़िया चाय पानी पी रहे, मस्ती से उत्तर सही आया। एग्जाम में हर घटता हुआ सेकंड तनाव, चिंता, कुंठा, डर भर देता है और उत्तर गलत हो जाता है। सब लोग यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। समानुभूति देना, महसूस करना, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी। सब लोगों ने बोल दिया जी सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते, आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है? पाठ अभी कल ही पढ़ाया है, कल ही इसको पढ़ाया है। क्या? पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए हर्बर्ट ने, ब्रूनर ने, गैलीलियो ने, इनमें से कोई नहीं। आइए, सब लोगों ने, वही दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली का जनक कौन है? इन्होंने कहा, और हम सब लोग पढ़ चुके हैं इसे, सब लोग शेयर करते रहे। जी सर समझ गए। आइए, ओके, आई बिल्कुल, हाँ सीटेट के लिए भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों। आइए, ओके, आई हाँ करें, हाँ जी समझ गए। ओके, आई सब लोग जानते हैं पंचपदी। बताइए मुझे, पंचपदी प्रणाली का जनक कौन है? तो हम सभी जानते हैं पंचपदी प्रणाली का जनक है कौन? मिस्टर फ्रेडरिक हर्बर्ट। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, यस करें जी, राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या? प्रोजेक्ट देखते जाइए। क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण, शायद सौद्देश्य को आप ना समझ पाओ तो हिंदी में अपने अंदाज में पढ़ता हूं। क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है? बहुत तगड़ा समझाऊंगा। ऑप्शन ए किलपैट्रिक, वाइगोस्की, डेवी, इनमें से कोई नहीं। आइए, तो सभी लोग जानते हैं प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो आपको उत्तर का थोड़ा अंदाजा मैं दे दिया हूं और आप इसको जारी रखिएगा, सही उत्तर दिएगा, शेयर करिएगा एक बार। इसके लिए क्लियर है? एसटीटी का साइंस का क्लास 12 बजे चल तो रहा है बेटा, आज भी क्लास चला है। आपको आज मैं एसटीटी के कुछ क्लासेस का टाइम टेबल बता देता हूं। रुकिए, ओके जी करें, हाँ सर क्लियर है। ओके, आई डन करें, हाँ सर क्लियर है। बिल्कुल दोस्तों, किलपैट्रिक, मैंने आपको पहले ही बोला था, प्रोजेक्ट हमेशा ध्यान सुनिएगा, वास्तविक परिस्थितियों में किया गया वास्तविक कार्य ही प्रोजेक्ट है। क्या कि आप जाइए पता करिए कि आपके मोहल्ले में जल प्रदूषण क्यों इतना ज्यादा है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि नाली साफ नहीं है। हमारे यहां भैया पानी में कोई ग्लिसरीन पाउडर नहीं डालता, माफ करेंगे ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालता। कहने का दोस्तों क्लोरीन नहीं मिलता पानी में, तो उसको रियल में पानी को जाके देखना पड़ेगा, ये किताबी बात नहीं है। और इसके जनक प्रोजेक्ट हमेशा रियल लाइफ में होता है। और ये कहा है किसने? किलपैट्रिक ने दोस्तों। यही तो कहा था उसने, शिक्षा वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकती। जॉन डेवी जो कि गुरु थे किसके? किलपैट्रिक के। उन्होंने कहा क्या कि बुरा मत मानना, क्योंकि आप जानते हैं जॉन डेवी जनक हैं किसके? प्रगतिशील शिक्षा के। यस करें दोस्तों, सीटेट में से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या बुरा मत मानना, एक लाइन में समझाता हूं, शिक्षा का मूल्य डिग्री पर नहीं उसकी उपयोगिता पे है। जैसे गेस करिए, अबे मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर दुनिया में यही एकमात्र मार्कर बचा हो, बताओ इसकी कीमत क्या होगी? शायद 5,000, शायद 5 लाख, शायद 500 करोड़। आपको सुन के अजीब लग रहा हो, क्यों? क्योंकि जब एक ही मार्कर रहेगा तो मांगने वाले बहुत रहेंगे, जो सबसे महंगा दाम मिलेगा उसी को तो मिलेगा। गांव की भाषा में कहते हैं, गांव में, अरे सुन रहे गधा, काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। मतलब चेहरा खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, गुण होना चाहिए। अर्थात पीएचडी की डिग्री ले लिए हैं, आज तक बेरोजगार घूम रहे हैं, तो गांव वाला बोलेगा तुमसे बढ़िया तो पान बेचने वाला है, 100 रुपए रोज कमाता है। सुनने में बुरा लगेगा, आपको खराब लगेगा, आपका खून खौलेगा, पर सोचो तो सच्चाई तो यही है। इसीलिए दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा कहता है, शिक्षा वो है जो जीवन में काम आए, शिक्षा वो नहीं है जो डिग्री लेके बक्से में बंद है। इसके लिए हाँ जी समझ गया, आगे चलते। ओके डन, आई नेक्स्ट। कह रहा है प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? क्या कह रहा है? प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, वॉटसन ने। क्या कह रहा है? ट्रायल और एरर का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? आराम आराम चलेंगे, सही क्या? आई बिल्कुल कुछ भी दाम दे सकता भाई, एक ही बार कोई चीज देखिए भाई, यही तो होता है। अभी कोई चीज स्टॉक से, भाई जब किसी चीज की किल्लत होती है तो उसका दाम बढ़ जाता है, सिंपल सा रूल है, ऐसा है, तमाम लोग जानते हैं। और ये दिया है किसने? प्रयत्न और भूल विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड के जन्म है, जनक है कौन? हम सभी जानते हैं, ये दिया है किसने? थॉर्नडाइक ने। क्या
कोई भी पहली बार में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता। सही संबंध, सही उद्दीपक से सही अनुक्रिया जोड़ने से पहले कुछ देर तक त्रुटि प्रयास होता है। और यह सिद्धांत दिया है किसने? हमारे थॉर्नडाइक ने दोस्तों। क्या आयोग के कह रहा क्या? नई शिक्षा नीति 1986, ये तब का प्रश्न था जब 1986 शिक्षा नीति थी नई वाली, मतलब एनईपी 2020 नहीं आई थी। सुने क्या कह रहा है? नई शिक्षा नीति 1986 का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? पहला, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, माध्यमिक स्तर पर परामर्श की व्यवस्था। डन। खुद से नॉर्मल भाषा में कॉमन सेंस से लीजिए और अपने आप से आस्क योरसेल्फ की सीरीज चलाइए। ओके, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या, आइए थोड़ा दिमाग से दोस्तों स्लिप हो रहा है तो आपको बता दें, बिल्कुल सही दोस्तों, तमाम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तमाम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको बता दें इसका मैं हट गया हूं, आराम से हट गया हूं, आप देख के उत्तर दे, इसीलिए हट जाता हूं मैं थोड़ा। ओके, अब ध्यान से दोस्तों उत्तर दे। क्या इसी में पहली बार अपवंचितों, शोषितों, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, यह बात 1986 की शिक्षा नीति की सबसे बड़ी फीचर थी। क्या यही है जहां से बाद में दोस्तों रिजर्वेशन इत्यादि का जन्म होता है? इन सब के मायने से मैंने आपको पहले ही बोला था, भारत की सबसे, सुन ले ध्यान से, मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा, भारत सरकार की, भले ही 2020 तो अभी सही से लागू भी नहीं हो पाई है, भारत सरकार की सबसे सफल शिक्षा नीति कौन है? 1986। जरा सोचिए, मैं आपको नाम दिलाता हूं क्या, जरा याद करिए। नवोदय विद्यालय किसने बनाए? 86 ने। डायट किसने बनाया? 86 ने। सुनते जाइएगा। हाँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने चलाया? 86 ने। संपूर्ण साक्षरता अभियान किसने चलाया? 86 ने। समझते जाइएगा। MHRD की स्थापना किसने किया? 86 ने। बहुत मतलब अभी भी NIOS का नाम आपने सुना होगा, NIOS की स्थापना भी किसने किया? 86 ने। CT कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आपने पढ़ा होगा बीएड में, उसकी स्थापना भी किसने? 86 ने। मतलब अभी मेरे को अभी बहुत याद नहीं आ रहे हैं, मतलब 86 की शिक्षा नीति ने बहुत काम किया, सब आज तक की सबसे सफल शिक्षा नीति है। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है? छात्रों को की विषय आधारित योग्यता, मतलब किस विषय में कितनी पकड़ है, ऐसे बोले क्या? छात्रों की विषय आधारित योग्यता को भली भांति नापा जा सकता है। कैसे? परीक्षा प्रश्नों से, मूल्यांकन प्रकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। एकदम बारीक उत्तर है, थोड़ा सा आराम से उत्तर दीजिएगा। मैं चाहता हूं जल्दबाजी में उत्तर ना दे वरना काम बिगड़ जाएगा, तो आराम से उत्तर दे। क्या छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति किससे मापा जा सकता है? डन, एकदम आराम से उत्तर दीजिएगा। ये आइए आइए, यस करिए, क्लियर है? आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा। और मैं देख रहा हूं दोस्तों, मैं लव यू गाइज। मैं कुछ उत्तर पढ़ना चाहूंगा। उत्तर दोस्तों मुझे मिला है किसका? इट्स अफरोज अंसारी, अफरोज, मुझे नहीं पता है, अफरोज शायद। इट्स मैं देख रहा हूँ रुक्मणी सिंह, कई लोगों के उत्तर पढ़ रहा हूँ दोस्तों मैं। मनीषा राय, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो। एंड दिस इज गोइंग टू बी लाडो लब्बी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। एंड दिस इज गोइंग टू अफरोज वंस मोर, RS यादव। देखिएगा, जरा सोचिए इसका उत्तर। जानते जब आपका एक बार मूड कहा होगा, तमाम लोगों को लग रहा है कि इसका उत्तर B है। नहीं, अरे मूल्यांकन उपकरण ही तो परीक्षा में प्रश्न है, क्योंकि 4 प्रश्न पूछ करके पूरी योग्यता नहीं जाना जा सकता। डिटेल में पूछने के लिए 5 प्रश्न। ये बताओ, दीर्घ उत्तरी 5 पूछोगे, 3 घंटा निकल गया, तो 3-4 चैप्टर तो कवर कर पाओगे। सारे चैप्टर में पकड़ रखता है कि नहीं, ये तो उससे पूछ के ही पता चलेगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने B कहा है बोल दे जी गुरुजी हम लोग लॉजिक समझ गए। मैं चाहता हूं B वाले बोल दें कि हाँ सर हम लॉजिक समझ गए हैं, कहां पे लोचा हुआ है। यस करें भाई, मेरी बात समझो। अगर आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछोगे तो 5 प्रश्न में 3 घंटा निकल जाएगा, या आप STT की तरह 30 बहुविकल्पी पूछोगे तो बहुविकल्पी तो रट्टों मार के उत्तर दिया जा सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए हमें छात्र के साथ क्या करना पड़ेगा? विचार विमर्श करें। टॉपिक वही है यार, या तो तर्क दो या तो तर्क लो। लॉजिक, उत्तर का लॉजिक होता है। यस करें, आज समझ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करा क्या कह रहा है? एक अध्यापक होने के नाते, इधर शुद्ध पेडागॉजी का क्वेश्चन है। क्या एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करेंगे ताकि
इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, सुगमता से सीखेंगे, मनोरंजन होगा, विद्यार्थियों का ध्यान मतलब क्या होगा दोस्तों, डिस्टर्ब होगा। विचयन का मतलब अर्थ है कि यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, बाधित होगा। मैं यहाँ पे शायद विचयन कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी है तो मैंने वर्ड चेंज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है जिनके बीच आपको संघर्ष करना है। दो ऑप्शन के बीच आपको संघर्ष करना है और आपको बताना है सही क्या है। ओके जी, तो मैं अजय मौर्य देख रहा हूं, कविता जी, ओके, अंकिता सिंह, बिल्कुल दोस्तों। मतलब आप मनोरंजन को नहीं, मनोरंजन के लिए क्या कपिल शर्मा का शो चला दोगे? उत्तर का लॉजिक है यार, मनोरंजन के लिए क्लास नहीं चलती। क्या करोगे मनोरंजन के लिए? क्या करोगे? क्लास में ऑर्केस्ट्रा चलाया जाएगा? मनोरंजन के लिए किताबें फाड़ करके क्या अश्लील गाने सुनेंगे? नहीं बेटा, बड़ा मजा आ रहा है अश्लील गाने में, बड़ा मनोरंजन चल रहा है। तो हमेशा अगर कक्षा में मनोरंजन भी किया जा रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्र सीखे। खेल कुछ जरा सोचो, खेल आधारित विधि, तो खेल आधारित विधि का मतलब है खेलों द्वारा सीखो। खेल आधारित का मतलब है नहीं कि आप सचिन तेंदुलकर बन जाओ कक्षा 1 में। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। यस, बी इज द राइट आंसर, थैंक यू। ज्यादातर लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। ओके, आई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 के अनुसार, क्वेश्चन बहुत आता है, टिपिकल एसी टेट में भी आया हुआ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को कैसी भूमिका निभानी होगी? आधिकारिक, तानाशाही, अनुमोदक, सुगमकर्ता। आपको थोड़ा सा मैं इसका अर्थ बताऊंगा, दोनों थोड़ा सा बारीक वर्ड है जी गुरु, समझ गया। ओके, कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि बाकी ऑप्शन तो अपने आप ही समझ में आ रहे हैं जी गुरुदेव, समझ गए क्या? ये डन करें, ऐसा ही सभी लोग जानते हैं दोस्तों। क्या? आधिकारिक। निगेटिव आधिकारिक का मतलब बच्चे के ऊपर मेरा कंट्रोल है, खबरदार मेरी क्लास में हिलना मत जब मैं कहूं। अथॉरिटेटिव तानाशाही से थोड़ा अच्छा है कि मैं कंट्रोल रखूंगा पर समय समय पे छूट भी दूंगा, पर कंट्रोल टीचर रखबा ही करेगा तो करेगा क्या? ये भी गलत हो गया। तानाशाही, अनुमोदक भी वही है। पर दोस्तों शिक्षक भगवान नहीं है, बच्चा खुद ही सीखेगा। शिक्षक का कार्य है जहां बच्चा फंसे उसे आसानी से काम करना सिखाए। सुगम करता क्या है या सुविधा प्रदाता क्या है? जो किसी काम को आसान बनाए। और ये तमाम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। बी फॉर तानाशाही तो दोस्तों बिल्कुल नेगेटिव है, तो बी का तो कोई लॉजिक ही नहीं यहाँ पे। अगला नेक्स्ट कर क्या? आपकी कक्षा में, अब देखिएगा ये टिपिकल, अब यहां से पेडागोगी वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। क्या आपकी कक्षा के कुछ छात्र असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं? अब यहां उज्जवल लिख के आपको परेशान कर सकता है, कई बार टर्मिनोलॉजी बहुत धोखा देती है यार। क्या कह रहा है? आपकी कक्षा के कुछ छात्र असाधारण रूप से उज्जवल हैं, आप उन्हें क्या सिखाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षाओं के साथ समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करें केवल जब वे चाहते हैं। तगड़ा प्रश्न है, मतलब बढ़िया वाला प्रश्न है। हाँ डन, ओके करेंगे जी, क्लियर है सर? आइए ओके, हाँ कर दिया जाए। हाँ सर क्लियर है, आइए ओके। कह रहा है आपकी कक्षा के कुछ छात्र, तो दोस्तों आपको बता दें तमाम लोग इसके आराम से, मैं चाहता हूं आप इसका आराम से उत्तर दे, धीरे धीरे आराम से उत्तर दे और देखते भी रहे जी। कर दे हाँ सर क्लियर है क्या? ये ओके डन। तो बिल्कुल दोस्तों तमाम लोग जो इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, जैसे मैं अफरोज अंसारी देख रहा हूं और समीना शेख आपका भी आंसर में देख रहा हूं, अजय से आई 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 बिल्कुल मेरी कोशिश होती है क्लास में आप बोर ना हो, टाइम का पता ना चले। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों पहले जान ले, समृद्ध का अर्थ होता है अन्य लोगों से या तो बड़ा या तो अन्य लोगों से विस्तृत। उदाहरण के लिए क्या, अब भाई मैं हूं प्रतिभाशाली, गणित की तुम मुझे किताब दिए हो, गधे क्लास के 8 महीने से उसी किताब को चाट रहे हैं, मैं हूं प्रतिभाशाली, 1.5 महीना में किताब खत्म कर दिया, सर अब बताओ क्या करूं? तो मैंने ही आपको बोला था प्रतिभाशाली बालक भी बन सकता है समस्यात्मक बालक। ध्यान सुनेंगे, आपको शायद पहले से पहले बार आप पढ़े हैं, कई लोगों को पढ़ाया भी है, पर आज से जान ले प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक हो सकता है। कैसे? अब 2 महीने में गणित लगा के खाली हो गया, अब क्लास में रोज जाता है, मस्ती काट रहा है, बैठा है, मंद बुद्धि बच्चे सवाल लगाए हैं, उनको चुटकी काट रहा है, गधा अभी भी लगा रहा है, मैंने तो 1.5 महीने में लगा दिया, उसको टेंशन ऊपर से दे रहा है। इसलिए क्या कर रहा है, भैया खाली हो गए हो तो जाओ कंप्यूटर सीखो, तुम्हारे पास ऊर्जा बची है। खाली हो गए हो, जाओ हार्डवेयर में कुछ काम सीखो।
खाली हो गए हो, जाओ खेलकूद करो, क्रिकेट खेलना सीखो। कहने का अर्थ है समृद्ध का अर्थ है क्योंकि ये पढ़ने में बेहतर है, तो वो छोटा सा सिलेबस उसको काम नहीं करेगा, इसलिए उसके सिलेबस में पठन लेखन के साथ साथ क्रिकेट, खेल कूद, कंप्यूटर लर्निंग आदि भी डाल सकते हैं। यह कहलाता है क्या? जी बिल्कुल, और सब लोग समझ गए हैं, सी द राइट आंसर है सके। मतलब आप समझो, इसकी ऊर्जा आप सही जगह लगाओ, वरना ये क्लास को डिस्टर्ब करेगा। क्या कह रहा है? एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को क्या कहते हैं? मुझे यकीन है कि आपने इसको पढ़ा हुआ है। और रूब्रिक्स, जांच सूची, मूल्यांकन सूची, निर्धारण मापनी, मैं आज आपको सारे बताऊंगा। ऐसे तमाम लोगों ने पढ़ा है, काफी लोगों को पढ़ाया भी है पहले, तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों सभी लोग बताएं। जी सर सुना है क्या? आप एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को, स्कोरिंग गाइड को क्या कहते हैं? रूब्रिक्स, जांच सूची, मूल्यांकन सूची, निर्धारण मापनी। इसका जी बिल्कुल आई होगी। तो जैसा बता चुका हूं, यहां के तमाम लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। और बस एक बात मेरे समझ में आ रही है कि हम यहाँ पे उत्तर काफी हद तक गेस मार के भी दे रहे हैं। कविता जी, तमाम लोगों ने, तो आपको बता दे, पहले समझ लें, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। पहले ध्यान सुनेंगे, पहले से ही ग्रेड बनी हो, तो खुद लिखा है देखो ना, स्कोरिंग गाइड, स्कोर पहले से ही बने होते हैं। जैसे मैं समझाता हूं। आइए, मार्क्स अगर आप 20 पाओगे आपको ग्रेड ए मिलेगा, 30 पाओगे ए प्लस प्लस मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 40 पाओगे तो आपको मिलेगा ए यस करो, ठीक है। अब ये स्कोरिंग गाइड पहले से बनी है। राम पाया 25 नंबर, कितना पाया? 25 नंबर पाया, तो भी वो आएगा 20 वाले में, ग्रेड ए। अब 30 कोई पाया, 30 से 39 तक जो पाएगा ग्रेड ए प्लस प्लस जाएगा। 40 प्लस पाएगा तो ए ट्रिपल प्लस, तो इसका पहले से मानक बना हुआ है और इसे बोलते हैं क्या? रूब्रिक्स। अब ध्यान सुने, मैं सब बताऊंगा। जांच सूची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसमें टिक लगाना होता है। आपका पसंदीदा भोजन दाल चावल, आपका पसंदीदा कपड़ा फलाना, आपकी पसंदीदा जगह ढिकाना, तो आप जो टिक लगाते हो चेकलिस्ट में, उसी टिक के आधार पर पता चलता है आपको क्या पसंद है। और ये तो जानते ही हैं, ये भी सुन ले, जिसमें किसी चीज की लोकप्रियता आदि की रेटिंग की जाती है। जैसे फिल्मों में, शुक्रवार को फिल्में रिलीज होती है, टीवी पे क्या आता है? इस फिल्म को फला चैनल ने 2 स्टार दिए हैं, इसको 3 स्टार मिले हैं, इस मूवी के गानों को 4 स्टार मिले हैं। इसमें लोकप्रियता आदि का मापन होता है, इसलिए इसे रेटिंग स्केल कहते हैं। और आपको बताया है इसके जनक कौन हैं? तो इसके जनक हैं ब्रिटिश वैज्ञानिक जो सुजनन शास्त्र के भी जनक हैं। इसके जनक कौन हैं? मिस्टर फ्रांसिस गाल्टन, सुना होगा आपने, ये बड़ा फेमस पॉइंट है। इसका क्लियर है? सब करेक्ट हां, समझ गए हैं। पहले से ही स्कोर बने होते हैं 40। जैसे समझाता हूं, जैसे हम लोग में क्या होता था, 40% पाओगे फलाना ग्रेड आ गया, 60% पाओगे ढिकाना ग्रेड आएगा। ये रूब्रिक्स पहले से बने हैं, उसी में तुमको फिट कर दिया जाएगा। इसके लिए क्लियर ओके? ओके, और अब चलेंगे, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे ओके, कह रहा है बच्चों को, बहुत बढ़िया मजा आएगा। हाँ, बहुत, अभी क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा, बड़ा मजा आएगा। क्या बच्चों को मौखिक और अमौखिक, मौखिक मतलब गरिया के दंडित कर, मौखिक क्या है? गाली दे दिया तो मौखिक हो गया। अमौखिक क्या है? दुकान कंटाप मार दिया, शारीरिक दंड दे दिया। क्या सुनते? क्या बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने का जो परिणाम सामने होगा वो किसके लिए होगा? उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की रक्षा करना, उनके अंक में सुधार लाना, उनके स्व अवधारणा को नुकसान पहुंचाना माना जाएगा। हम सब लोग जानते हैं सजा वाला पासवर्ड हम लोग को क्लिक सर, बिल्कुल दोस्तों, यस बिल्कुल, एस्टेट का ही कोर्स है। आई ओके, आई बिल्कुल दोस्तों, आई यस बिल्कुल दोस्तों। एक गुलिस्ता बानो ने कहा है कि जी पहले से, बिल्कुल स्कोर पहले से बना होता है, आपको उसी में सेट कर लिया जाता है। बिल्कुल सही। आई ओके, डन करिए जी, क्लियर। आई ओके, बिल्कुल दोस्तों, सभी लोगों ने उत्तर दिया है, देख सकता हूं। कई लोगों ने उत्तर दिया, अफरोज अंसारी, उमेश गुप्ता जौनपुर, बहुत लोग हैं। डी इज द राइट आंसर। भाई अगर आप सही उत्तर दोगे, मैं जबरन थोड़ी ना गलत काट दूंगा यार, सीधा सीधा कह रहा है क्या? उनके स्व अवधारणा का मतलब क्या है? बार बार आप गाली दोगे,
दोस्तों साइकोलॉजी कहती है बच्चे को दंडित करना गलत है। अगर बार बार आप उसको मारोगे, हर गलती पर 2 लपाट खींच के मारते हो, तो जो उसकी स्वयं की क्षमता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, वो खत्म हो जाएगी यार। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है छोटी छोटी बातों पे दंडित नहीं करना चाहिए। और सब लोग यस कर दें, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। कह रहा क्या? कह रहा है एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका, माध्यमिक विद्यालय देखें क्या, एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की मदद कर सकती है क्या करके? ऑप्शन ए, कक्षा में बालक को नोट्स लिखवाकर, पाठ्यक्रम समय से पूरा करवाकर, मूल्यांकन में निष्पक्ष होकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करके। सारे ऑप्शन अपने आप में बेहतर हैं। अब यहां आपको बेस्ट ऑप्शन का चयन करना होगा। यस करें, हाँ जी, क्लियर है, डन, डन किया जाए। जी सर क्लियर है, आइए। यस कर दें, हाँ गुरुजी समझ गए हैं, फिर आगे चला जाए, आइए। बिल्कुल दोस्तों, देखिए गाइज, निष्पक्ष मूल्यांकन से मतलब नहीं है, खूब पाठ्यक्रम समय से उसको भी तो कुछ आना चाहिए। छात्र का प्रश्न पूछना उसकी जिज्ञासा को दिखाता है, इसलिए छात्र का एक्टिव रहना जरूरी है। इस करें, हाँ जी समझ गए हैं, एंड डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बहुत सही उत्तर दिया दोस्तों। अगला चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमने काफी क्वेश्चन दिया, 27 26 क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निजी रूप से ध्यान देना जरूरी है क्या? कह रहा है इंडिविजुअल अटेंशन, मतलब हर छात्र को निजी रूप से, कहने का सेंस है क्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक ध्यान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसकी सलाह देता है। प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित शिक्षकों से बेहतर अवसर मिलता है। बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं, अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। समूह में विद्यार्थी हमेशा बेहतर सीखते हैं। बाकी उत्तर खुद ही समझ में आ रहा है, प्रश्न से ही उत्तर समझ में आ गया कि उत्तर क्या था। यस कर दें, हाँ जी समझ गए हो क्या? ये यस किया जाए, हाँ सर क्लियर है, डन, ओके। बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि मैंने ही आपको किया, इसमें भी काफी मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है, पर मैंने ही आपको बोला है क्या, साइकोलॉजी कहती है दुनिया के कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं है। इसलिए ना तो शिक्षण सामग्री एक जैसी होगी। अभी मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला? मेरे दोनों भाई, दोनों आंखें मेरी खराब है, मैं क्या हूं, ब्लाइंड हूं, तो मुझे तुम ऐसे नहीं पढ़ाओगे जैसे मूक बधिर को पढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकता और वो सुन नहीं सकता। तो लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं, इसलिए भीड़ मानकर सारे स्टूडेंट को एक मानकर नहीं पढ़ा सकते, सब पे निजी ध्यान देना जरूरी है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। यस कर दे, हाँ जी समझ गए हैं। और अब चलेंगे दोस्तों क्या, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। एक क्वेश्चन और हो जाए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? एक शिक्षिका खुद से सवाल का जवाब नहीं देती, वह अपने छात्रों को ही उत्तर देने के लिए, समूह पे चर्चा करने के लिए, साथ में सीखने के लिए प्रेरित करती है। वह कौन सा उपागम अपना रही है? अच्छा उदाहरण स्थापित करना, प्रेरणा स्रोत बनना, सीखने की तत्परता, सक्रिय सहभागिता, शिक्षण सामग्रियों का उचित संगठन। आइए डन करें, हाँ जी क्लियर, आइए किस करेंगे, डन करें जी क्लियर है, आइए ओके। खुद ही समझ में आ रहा है भैया कौन सा मॉडल अपना रही है, हम लोग को समझ में आ रहा है कौन सा मॉडल अपना रही है। बिल्कुल सही दोस्तों, वो चाहती है, देखिए कई लोगों ने क्या, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तमाम लोगों ने, देख रहा कुछ लोगों ने डी उत्तर दिया है। सही उत्तर है दोस्तों वो सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल खुद लिखा हुआ है। देखिए भाई, सब लोग आपस में करे, खुद तो जवाब देती नहीं, छात्र को बोलती कि आप आपस में बातचीत करके उत्तर निकालो। तो इसमें क्या है, सारे छात्र बातचीत में भाग लेंगे। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। इसके समझ गए हैं, आई ओके। और देख सकते हैं दोस्तों, बताएं कैसा लगा आज का ये सेशन। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया सेशन था। आई ओके, ये देखिएगा क्या, देखिएगा यहां से जो पढ़ाया है, देख सकते हैं। वैसे तो सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, यहां से पा सकते हैं इसकी पीडीएफ्स।
देख लेंगे दोस्तों, यहां से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। आपको ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है बिहार टीचर्स का। मैं चाहूंगा एक बार अपने गूगल स्कैनर से, जो गूगल पे स्कैनर होता है, गूगल साइट पे देखेंगे तो स्कैनर दिखता है, स्कैनर का सिंबल, वहां से स्कैन करेंगे, एक लिंक आएगा, ज्वाइन कर लेंगे सब लोग। और थोड़ी देर में यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्या, इसकी पीडीएफ जो रोज डाली जाती है वो तो मिल ही जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों मेन एक और पॉइंट है जो आपको बता दूं, जैसा आपको बता चुका हूं कि दोस्तों आपका टारगेट ऑन परिवार अपने सभी कोर्सेज पे दे रहा है दोस्तों आपको आज तक के लिए 80% छूट। किस पे देख सकते, केवीएस है, सुपर टेट यूपी टेट है, आरपीएफ है, एसआई है, आरओ है, सी टेट जुलाई है, 1 ईयर सुपर टीटी है, यूपी टेट है दोस्तों, तमाम है, टीजीटी पीजीटी है, यूजीसी नेट जेआरएफ है, सारे कोर्स पे 80% की ऑफ है। तो आप दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर ऐप का नाम लिखना है टारगेट ऑन, और आपको इसे इंस्टॉल करके परचेज कर लेना है। बताएं दोस्तों कैसा लगा, यस जी क्लियर है ओके? हाँ जी दोस्तों, यस वेरी लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दूं यार। कोशिश मेरी यही है कि आप अच्छा से अच्छा करें। देखिए आज मैंने एक वादा किया है, भाई आपकी बहुत डिमांड थी सर बिहार आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ाइए, तो मैंने दोस्तों अपने तरफ से सारा कोर्स फ्री में पढ़ाया है। मैंने आपको पहले ही बोला था भाई, मैंने 6 चैप्टर पढ़ा दिया है, और अभी मैं आज कल तो नहीं परसों फिर मैं आपको पुस्तकालय और पुस्तक लूंगा। हाँ, एक बड़ा चैप्टर है उसको मैं करा दूंगा, फिर 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कोई डेटा नहीं है, तो मैं पहले पुस्तकालय और पुस्तक, मुझे एक दिन का और टाइम दीजिए, मैं पहले कंटेंट को प्लान कर लूं, फिर पुस्तकालय और पुस्तक भी दोस्तों आइए कवर कर लेंगे। जी करें क्लियर सर, इसके ओके करें? हाँ जी क्लियर है, तो चलिए गाइज बिल्कुल। हाँ, मैं आज प्लेलिस्ट बिल्कुल बनवा दे रहा हूं, अभी मैं तुरंत टेक्निकल स्टॉप को बोलूंगा, प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो चलिए गाइज मुझे इजाजत दीजिए, 5 मिनट बाद दोस्तों सी टेट में साइंस पेडागोगी के साथ मैं और आत्म लाइव होंगे। थैंक यू।